ये बात उस समय की है जब होली आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। इस घटना को जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रमेश का बेटा माधव कई महीनों बाद शहर से अपने गांव लौट रहा था। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस होली की खुशियां एक भयानक हादसे में बदलने वाली हैं। सावित्री अपने बेटे के आने की खुशी में पकवान बना रही थी। अभी तक माधव घर नहीं आया। आज के दिन ही ट्रेन को लेट होना था। एक तो इतने दिनों बाद आ रहा है मेरा बेटा। अरे सावित्री, फिक्र मत करो, आज काफी तेज बारिश है इसलिए ट्रेन लेट है। हेलो। हाँ पिताजी, मैं 1 घंटे बाद स्टेशन पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, तुम स्टेशन पर ही रुकना, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। अरे पिताजी, आप इतनी बारिश में क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं आ जाऊंगा। बेटा, तुझे अभी अपने गांव के बारे में नहीं पता, तू बस स्टेशन पर ही रहना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है पिताजी। रमेश नहीं चाहता था कि उसका बेटा अकेले आए, क्योंकि आए दिन गांव में खून खराबा और चोरी चकारी की घटनाएं होती रहती थीं। सावित्री, कुछ देर बाद माधव ट्रेन से उतर जाएगा, मैं अब निकल रहा हूँ। अरे आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, दिन भर खेतों में लगे रहते हैं, कुछ खाकर जाइए। अरे सावित्री, मुझे भूख नहीं है। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं खाना निकालती हूँ, बस थोड़ा सा खा लीजिए। अच्छा ठीक है, बस थोड़ा सा। अकेले जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, अकेले नहीं, मरना है क्या, रघु को लेकर जाऊंगा। आप फिर उसकी संगत पकड़ रहे हैं। वो पहले से इतना बदनाम है चोरी चकारी के मामले में। अरे ठीक है, नहीं जा रहा उसके साथ। हाँ हाँ जाइए, और अपने साथ किसी को जरूर ले जाना, रघु के अलावा। रमेश उसे लेने स्टेशन के लिए निकल पड़ा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, मानो कोई अनहोनी होने का संकेत दे रहे हों। रमेश को क्या पता था कि यह बरसात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगी। कुछ देर बाद रमेश गांव की चाय की टपरी पर पहुंचा, जहां रघु और चाचा पहले से बैठे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और टपरी की टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज माहौल को और भी भारी बना रही थी। अरे रमेश, इतनी बरसात में तू कहाँ से आ रहा है भाई? अरे भाई, आ नहीं रहा, जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। क्यों, कोई आ रहा है क्या? मेरा बेटा माधव आ रहा है, होली आ रही है ना, इसलिए घूमने आ रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, इतनी सालों बाद आ रहा है तेरा बेटा। हाँ भाई, काम इतना है कि उसको छुट्टी ही नहीं मिलती। रमेश, तेरा बेटा क्या काम करता है? चाचा रेलवे में काम करता है। अच्छा, सही है। जब भी मैं माधव को देखता हूँ अपने बेटे की याद आ जाती है। चाचा की आंखों में आज भी अपने बेटे की मौत का दर्द साफ दिखाई देता था। जब उनका बेटा शहर से लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी थी। उस घटना के बाद से चाचा जैसे भीतर ही भीतर टूट चुके थे। उधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रघु चल यार साथ में, अकेले जाने में डर लग रहा है। तुझे पता है ना, आए दिन अपने गांव में कैसे कैसे कांड होते। हाँ भाई, रुक जा, कुछ देर बाद चलते हैं, बारिश कम होने दे। अभी तो फिलहाल एक ही छाता है। हाँ यार, मैं तो एक और छाता ही लेना भूल गया। तेरा घर भी यहाँ से दूर है। कुछ देर रुक जा, देखते हैं, अगर बारिश नहीं छूटी तो निकल लेंगे। जब तक तू 1 कप चाय पी ले। ठीक है भाई। अरे काका, 1 कप गर्मा गर्म चाय बना दो। ठीक है बेटा। बारिश काफी तेज हो रही थी। रमेश चाय की चुस्कियां लेने लगा। कुछ ही देर में उसकी चाय खत्म हुई और जैसे ही आखिरी घूंट उसने पिया, वैसे ही बारिश भी थम गई। रमेश ने आसमान की तरफ देखा। बादल छूट चुके थे और मौसम साफ हो गया था। मौसम तो काफी साफ हो गया भाई, चल अब। दोनों स्टेशन की ओर निकल पड़े, लेकिन रमेश को क्या पता था कि जिस इंसान को वह अपने साथ ले जा रहा है, वही आने वाले खतरे की वजह बन सकता है। उसकी पत्नी सावित्री ने मना भी किया था कि रघु को साथ मत ले जाना, उससे ज्यादा मेल झोल मत रखना। फिर भी रमेश ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। लगभग 9 बज चुके थे। दोनों सुनसान रास्ते पर गांव से बाहर निकल चुके थे। उधर माधव काफी देर से अपने पिताजी का इंतजार कर रहा था। वह अकेले इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पिताजी ने मना किया था। आए दिन गांव में तरह तरह की वारदातें होती रहती थीं। धीरे धीरे रेलवे स्टेशन खाली होने लगा। दुकानों के शटर गिरने लगे। अब वहां बस एक ऑटो वाला ही बचा था। बाकी सब अपने अपने घर जा चुके थे। अरे यार, ये पिताजी कहाँ रह गए? बोले थे आ रहा हूँ, इतना समय हो गया।
थोड़ी देर बाद वह ऑटो वाले के पास गया। ऑटो वाला उसे बड़ी गौर से घूर रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ बाबूजी बोलिए, कहाँ जाना है? अरे भाई साहब, कलमोरा जाना था। जैसे ही माधव ने क्लमोरा का नाम लिया, ऑटो वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे ना बाबूजी, हम नहीं जाएंगे उधर, हमें मरना नहीं है। अरे भाई साहब, इतना क्यों डर रहे हैं? मैं हूं ना। बाबूजी मैं ही नहीं, आप किसी भी ऑटो वाले से कहेंगे तो वो भी नहीं जाएगा। क्यों, वहाँ क्या है? उस रास्ते में एक छलावा दिखाई देता है जो किसी का भी रूप बदल कर जान ले लेता है। अरे क्या भाई साहब, दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई और आप आज भी इन चीजों पर विश्वास करते हैं? भाई साहब, जिनका पाला पड़ा है वही समझ सकते हैं। अरे भैया, पैसे डबल ले लेना, छोड़ दो। ना भैया ना, पैसों की बात नहीं है, मुझे अपनी जान प्यारी है, आप कोई और रास्ता देख लीजिए। ऑटो वाला अपनी जगह अड़ा रहा। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि जान से बढ़कर कुछ नहीं। कुछ ही क्षणों में वह ऑटो वाला वहां से चला गया। अरे यार, आज तो हद ही हो गई। पिताजी भी अभी तक स्टेशन लेने से नहीं आए और ऊपर से ये ऑटो वाला। आखिरकार माधव ने फैसला किया कि वह पैदल ही कलमोरा के लिए निकल जाएगा। उसे क्या पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला है। रमेश अभी रास्ते में ही था और उधर माधव को ट्रेन समय से पहले ही स्टेशन पर उतार चुकी थी। रात गहराती जा रही थी और रास्ता सुनसान होता जा रहा था। अरे रमेश, तेरे बेटे को तो इस साल लड़की वाले देखने आने वाले थे। हाँ भाई, तभी तो उसको होली के बहाने बुला रहा हूँ ताकि दोनों काम हो जाए। काफी अच्छा सोचा है तूने रमेश। हाँ भाई बेटा, अब बड़ा हो रहा है, अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। वैसे दहेज में क्या क्या लेगा? फिर तो पैसों की बातें करने लग गया। तुझे कितनी बार मना किया है ना। अच्छा भाई, माफ करना। तुझे नहीं पता तेरे बारे में गांव वाले क्या कहते हैं। हाँ भाई, पता है मुझे सब क्या कहते हैं। अरे भाई, गांव वालों ने तो बस ऐसे ही बदनाम किया है। दोनों चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक दूर अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई दी। पहले तो उन्हें लगा कोई राहगीर होगा, लेकिन जब वह पास आया तो दोनों हैरान रह गए। वह माधव था। रघु ने घबराकर कहा, अरे बेटा, तुझे स्टेशन पर रुकने के लिए बोला था। अरे पिताजी, ट्रेन ने समय के अनुसार काफी जल्दी उतार दिया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रास्ते में कुछ मिला तो नहीं ना? नहीं नहीं पिताजी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज तो तेरा बेटा बच गया। कुछ तो बताइए चाचा जी, आप ही कुछ बता दीजिए। अब तू आ गया है ना गांव में, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। यह अचानक मुलाकात किसी साधारण संयोग का हिस्सा नहीं, बल्कि आने वाली होनी की शुरुआत थी। अब बात खत्म हो गई तो चलें। हाँ हाँ चल रमेश, यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होगा। तीन वहां से गांव की ओर निकल पड़े। आसमान में काले बादल फिर से घिरने लगे थे। काफी समय बीत चुका था। रमेश की पत्नी सावित्री अपने पति और बेटे का इंतजार कर रही थी। रात गहराती जा रही थी और बाहर बारिश फिर से तेज हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई और कुछ देर बाद वहां माधव आ खड़ा हुआ। माधव यहाँ है तो रमेश के साथ कौन था? सावित्री अपने बेटे को सामने देखकर खुशी से भर उठी। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। माँ, पिताजी कहाँ हैं? तुझे ही लेने गए थे स्टेशन, तुझे रास्ते में नहीं मिले? नहीं माँ, मैं तो अकेले ही आ रहा हूँ। लगता है तेरे पिताजी रघु के साथ ही होंगे, शायद स्टेशन जाना भूल गए होंगे। मैं जाकर देख कर आऊँ पिताजी कहाँ हैं। अरे बेटा, बारिश में कहाँ जाएगा अब ढूंढने, और रात भी काफी हो रही है, कुछ देर इंतजार करते हैं। ठीक है माँ। तू अब आराम कर और कपड़े बदल ले, गीला हो गया है। जी माँ, ठीक है। बैग दे, मैं रख दूं। तू यहीं बैठ, मैं दूध लाती हूँ। हाँ माँ, लाओ, चीनी मत डालना। वह दूध लेने अंदर चली गई। माधव के मन में भी अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे कोई अनदेखी चीज इस पूरे घर पर नजर रखे हुए हो। तभी सावित्री दूध लेकर वापस आई। माधव ने चुपचाप दूध पिया और असली डर अब शुरू होने वाला था। अगर रमेश के घर पर माधव था तो फिर यह कौन माधव है जो उसके साथ चल रहा है? क्या सच में कोई भेष बदलकर उनके बीच आ चुका है, या फिर वही रहस्यमयी छलावा अपना खेल शुरू कर चुका है? अरे रघु, जल्दी से कहीं छुपने की जगह ढूंढ भाई, वरना बीमार पड़ जाएंगे। हाँ हाँ भाई, वही देख रहा हूँ। आइए देखते हैं आखिर असली सच्चाई क्या है। तो तीन तेज बारिश में आगे बढ़ते रहे।
एक टूटी फूटी चाय की टपरी दिखी और वे वहीं रुक गए। रात गहराती जा रही थी और अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अच्छा हुआ पिताजी आप रास्ते में मिल गए, वरना पता नहीं क्या होता। बेटा, होने को बहुत कुछ हो जाता है, तुम्हें इस रास्ते के बारे में नहीं पता। कोई ना, पता तो लगा कर रहूंगा चाचा। वैसे माधव, तू गांव में ही क्यों नहीं बस जाता? हाँ चाचा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि गांव में ट्रांसफर ले लूँ। शहर के शोरगुल से परेशान हो गया हूँ। नहीं नहीं, कहीं ट्रांसफ़र लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ है तू वहीं ठीक है। रमेश बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका बेटा माधव इस गांव में ज्यादा देर तक रुके। अरे पिताजी, बहुत तेज आ रही है, हल्का होना है। हाँ हाँ चल माधव, मुझे भी जाना है। दोनों टपरी से दूर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। बारिश अब और तेज हो गई थी। ए माधव, कहाँ जंगल के अंदर घुसता जा रहा है? यहीं कर ले। पलट नहीं करना, हल्का होना है, थोड़ा सा बस और आगे चलिए। अरे यार चल ठीक है, आज तो बीमार करके ही छोड़ेगा। चाचा क्या करूं अब, रोक तो नहीं सकता ना। से जैसे वे अंदर जाते गए, रास्ता और सुनसान होता गया। उन्हें क्या पता था कि वे किसी ऐसी चीज के करीब पहुंच रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे माधव, कहाँ लेकर जा रहा है? बहुत हो गया अब। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। बारिश की बूंदें पत्तों पर गिर रही थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जैसे ही रघु ने पीछे मुड़कर देखा, माधव वहां से गायब था। अचानक सामने धुआं सा उठने लगा। ठंडी हवा का झोंका चला और उसी धुएं के बीच एक डरावनी आकृति उभरने लगी। रघु के पैर जैसे जमीन में जम गए। वह भागना अनदेखी शक्ति ने उसे जकड़ लिया था और भी अपनी शक्तियों से उसको अपनी तरफ खींच लिया। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरा। इस जगह को देखकर तुम्हें कुछ याद आया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैं याद दिलाता हूँ। बहुत साल पहले मैं रेलवे स्टेशन से अपने घर जा रहा। इसी अंधेरी रात में तुम इसी रास्ते पर मिले थे मुझे। तुम्हारी आंखों में लालच था। इसी अंधेरी रात में तुम इसी रास्ते पर मिले थे मुझे। तुम्हारी आंखों में लालच था। ओए, कहाँ जा रहा है? और तेरे इस बैग में क्या है? मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तेरे हाथ में औजार था, मेरे बैग में बस कपड़े हैं और कुछ जरूरी सामान है। बैग दे दे। देता हूँ भैया, मुझे कुछ मत करना। भैया अब मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे कैसे जाने दो? बता, किस गांव से है तू? भैया मैं तो इसी गांव का हूँ। अच्छा, तेरे बाप का नाम क्या है? लखन शर्मा। अच्छा, तू उसका बेटा है? अब तो तुझे चुप कराना ही पड़ेगा। जैसे तैसे मैंने तुझे अपना बैग भी दे दिया, फिर भी तूने मुझ पर रहम नहीं किया। तूने मुझे मार दिया। तूने मुझे मार दिया और आज देख, तू इसी जगह बंद है। मैं कई सालों से तेरा इंतजार कर रहा था। आखिरकार आज सालों का बदला पूरा होगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने भी ऐसे ही तुझसे अपनी जान की भीख मांगी थी, फिर भी तूने रहम नहीं किया। फिर वहीं पर उस प्रेत ने उसे मार डाला और उसका सालों पुराना बदला पूरा हुआ।